हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा उम्मीद करता हूं अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और एकदम गंभीरता से, एकदम डेडिकेट होके आप एकदम एक योजना बनाकर एक एक चीज को, एक एक सब्जेक्ट को, एक टाइम अलग अलग एक सब्जेक्ट को देके आप पढ़ रहे होंगे। और एक सीरीज जो हमने प्रारंभ की थी पॉलिटी के, बहुत सारे सेशन, लगभग 1 माह हो गया हमें। बहुत सारी क्लासें हमने इस पॉलिटी के संदर्भ में बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। चाहे आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या संविधान की जो प्रमुख जो शेड्यूल हैं, या संविधान के जो पार्ट्स हैं आपके, उन सब के संदर्भ में हमने सामान्य जानकारी ली है। संविधान के भाग 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इनके संदर्भ में भी चर्चा की है। और संविधान का जो भाग 2 है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 तक, इनके संदर्भ में भी चर्चा की है। और अब जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है काफी दिनों से, बहुत सारे सेशन इनको लेके हुए हैं और एक एक आर्टिकल को हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा, संविधान का तीसरे भाग के संदर्भ में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और इनको लेकर कुछ क्या सामान्य इनकी विशेषताएं हैं, इनको लेकर हमने चर्चा की थी। आर्टिकल 12 और 13 को अलग से हमने अलग अलग क्लासों के माध्यम से इनको हमने पढ़ा है और बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। उसके बाद हमने इस मौलिक अधिकार, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, इन 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहले मौलिक अधिकार समानता के अधिकार की बात की हमने, राइट टू इक्वलिटी की बात की। और इस समानता के अधिकार में जिन जिन अनुच्छेदों का प्रावधान है, आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक, और प्रत्येक एक आर्टिकल पे हमारी एक क्लास है और उस क्लास के माध्यम से उस आर्टिकल का पूरा 360 एनालिसिस हमने किया है। एक एक चीज उन आर्टिकल में जो है, उनसे संबंधित जो डिस्प्यूट है, उनकी क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, उनके सारे क्लोज, उनको पढ़ने का प्रयास, वर्तमान के जो न्यू पैटर्न के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको लेकर, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इन सब संविधान के विभिन्न जो समानता के अधिकार में जो आर्टिकल है, उनके संदर्भ में चर्चा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी मौलिक अधिकारों वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, हमने सबसे पहले तो समानता की बात की। वही इस समानता स्वतंत्रता की जब बात करता हूं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वह कथन कि समानता के का जो संबंध है वो स्वतंत्रता से है और स्वतंत्रता का संबंध समानता से है। इन दोनों के बिना, इन दोनों का परस्पर संबंध है। तो समानता की तो हमने बात कर ली। इस देश में इक्वलिटी क्या है? इस देश में, इस देश की संविधान सभा के द्वारा क्या इक्वलिटी की स्थापना का प्रयास किया गया? क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए? इन सब के संदर्भ में, चाहे वो आपके एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो, या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो, या आपके जो अवसर में जो समानता है, रोजगार के अवसरों में जो समानता है, उनको लेकर कोई बात हो, इन सब के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा, एक एक बिंदु पे चर्चा हमने की है। आज एक दूसरे शब्द जो हमने फ्रांसीसी क्रांति से हमने लिया है, और वह दूसरा शब्द जो नागरिकों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, एक लोकतांत्रिक देश में बहुत आवश्यक है, और इन्हीं के लिए एक नागरिक जो वैदिक काल से लड़ता रहा है, एक नागरिक जो लंबे समय तक, प्राचीन काल से लड़ता रहा इस राजतंत्र से, और वह दूसरा जो अधिकार है इस नागरिकों के लिए, वो है स्वतंत्रता। समानता से तो हमारे इस लोकतंत्र की नींव मजबूत हो ही रही है, लेकिन समानता के साथ स्वतंत्रता का होना भी जरूरी है। ये स्वतंत्रता होगी जब इस देश में समानता होगी और इस देश में बंधुता होगी, तो हमारे इस देश की जो लोकतांत्रिक नींव है, लोकतांत्रिक जो हमारा
रूपी जो भवन है उस भवन की नींव क्या होगी, मजबूत होगी। तो इस देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है। तो कुछ स्वतंत्रताएं इस भारतीय संविधान सभा के द्वारा इस आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दी गई। आज उन्हीं आर्टिकल 19 के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु के संदर्भ में चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये आर्टिकल 19। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम दूसरे मौलिक अधिकार के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं और दूसरे मौलिक अधिकार का नाम है आपके राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक है। लेकिन आज हम संविधान के आर्टिकल 19 के संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो बहुत ही विस्तृत आर्टिकल है। बहुत सारी स्वतंत्रताओं का इसमें उल्लेख है, इनको लेकर बहुत ही विस्तार से हम पढ़ेंगे। इनको लेकर क्या डिस्प्यूट है उनको, उनके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। इनको लेकर क्या युक्त निबंधन है, उनके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। इनको लेकर क्या कोई संशोधन हुए हैं भारत के संविधान में, इनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको भी एकदम अच्छे से एकदम एक एक चीज को नोट करना है और एक एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है और एक एक चीज को समझते हुए एकदम अच्छे से एकदम आराम से आपको समझने का प्रयास करना है। तो आज का पूरा सेशन जो है, आज की जो पूरी क्लास है वो केवल किस आर्टिकल के संदर्भ में है, वो केवल आर्टिकल 19 के संदर्भ में है। केवल 19 के संदर्भ में हम इस आर्टिकल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपके इस मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब इस स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें कि इनका संवैधानिक प्रावधान कहां से कहां तक है, तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, इनका संवैधानिक प्रावधान संविधान के आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक है। आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक के संदर्भ में आज का जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के संदर्भ में चर्चा करेंगे वो है संविधान का अनुच्छेद 19। इस आर्टिकल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19 के संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19 में क्या संवैधानिक प्रावधान है उनको लेकर चर्चा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो नागरिकों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, और महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि बहुत विस्तृत आर्टिकल है ये, बहुत सारे प्रोविजन इस आर्टिकल में है। तो इस आर्टिकल के एक एक प्रोविजन को समझते हुए, अच्छे से एकदम समझते हुए, हम इस आर्टिकल के संदर्भ में, इस आर्टिकल 19 के संदर्भ में, इस आर्टिकल 19 की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले हम बात करें, जिस प्रकार हमने पहले भी समानता के अधिकार में हमने बात की थी, राइट टू इक्वलिटी को जब हमने पढ़ा, तो एक चीज मैंने आपको पहले बताई कि एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन से मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और वहां हमने चर्चा की थी संविधान के आर्टिकल 15 के संदर्भ में, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस संविधान के आर्टिकल 15 के संदर्भ में चर्चा की। वहां जब हमने चर्चा की राइट टू इक्वलिटी की, तो हमने संविधान के आर्टिकल 16 के संदर्भ में भी चर्चा की, और इन दोनों के संदर्भ में चर्चा करते हुए हमने इन दोनों आर्टिकलों को जब पढ़ा हमने, इन दोनों अनुच्छेदों के संदर्भ में हमने चर्चा जब की, तो हमने एक चीज वहां ध्यान रखी कि ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और हमने उन आर्टिकलों के जितने भी प्रोविजन पढ़े, आर्टिकल 15 और 16 के, वहां पे हमने किस शब्द का प्रयोग किया, नागरिक शब्द का प्रयोग किया है। उसी तरह जिस प्रकार आपने 15 और 16 में ध्यान रखा है, उसी तरह इस आर्टिकल 19 को भी आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। जिस राइट टू फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, और इस राइट टू फ्रीडम में जो संविधान, इस राइट टू फ्रीडम वाले अधिकार में, इस स्वतंत्रता वाले अधिकार में, ये संविधान, इस अधिकार में जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, इस 19 के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है। इस 19 को जब भी पढ़ो तो सबसे पहले लाइन ये दिमाग में रखनी है कि यह 19 भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, संविधान का आर्टिकल 19 जब भी पढ़े आपको नोट वाली बात क्या याद रखनी है, तो नोट वाली बात आपको याद रखनी है केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। ये तो सबसे पहली बात है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है आपके संविधान का आर्टिकल 19। और इस 19 की बात करें, इस 19 में टोटल 6 क्लोज है। कितने क्लोज है इस 19 में? 6 क्लोज है। और इस 19 की हेडिंग है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या हेडिंग है? आर्टिकल 19 क्या संवैधानिक प्रावधान करता है? विचार व अभिव्यक्ति की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। तो आर्टिकल 19 के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की प्रत्येक एक व्यक्ति को विचार जो आपके मौखिक भी हो सकते हैं, विचार जो व्यक्ति के लिखे हुए भी हो सकते हैं, लिखित लिपिबंद हो सकते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज आपके अखबार के माध्यम से अपने विचारों को लिख सकता है, अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, और मौखिक भाषण के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से भी इस देश में एक नागरिक, प्रत्येक एक नागरिक, बाहरी व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? नागरिक, क्योंकि ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और अब प्रत्येक एक नागरिक इस देश की सीमा में रहते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत, अपने भाषण के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। और ये विचारों का कौन सा रूप है? मौखिक। तो लिखित और मौखिक दोनों। तीसरा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के माध्यम से इस देश में संकेतों का प्रयोग करते हुए, संकेतों के माध्यम से भी इस देश का नागरिक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जैसे तिरंगा पहनाना क्या है? एक संकेत है, एक राष्ट्र प्रेम है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति। तो इसको लेकर भी बहुत सारे आपके एक केस भी आया, नवीन जिंदल केस आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने। और नवीन जिंदल केस के पास के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता को भी किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया? संविधान के आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता के अंतर्गत इनको गिना। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 के हेडिंग है, और इसी आर्टिकल 19 के टोटल 6 क्लोज हैं। और इस आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 है, इस क्लोज 1 में इस प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। और इस 19(1) में बात करें मूल संविधान की, इसी 19(1) में किसकी बात करें? आर्टिकल 19 को हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, और आर्टिकल 19 में ही आर्टिकल 19(1) के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और टोटल इसमें क्लोज कितने हैं? 6। इस 19(1) की बात करें, तो इस 19(1) में बात करें तो हम बात करें सबसे पहले मूल संविधान की। तो इस संविधान के आर्टिकल 19(1) में जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में टोटल कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का संवैधानिक प्रावधान हमें मूल संविधान में मिलता है। और ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहां पे मिलता है? 19(1) में मिलता है। लेकिन बात करें वर्तमान भारतीय संविधान की, तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। मोरारजी देसाई के समय एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, आपके 44वां अमेंडमेंट एक्ट। और इस 44वें अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से सन 1978 में संपत्ति की स्वतंत्रता जो 19(1) की लिस्ट में थी, इस 7 वाली लिस्ट में शामिल थी, उस संपत्ति की स्वतंत्रता को भारत के संविधान से क्या कर दिया गया? यहां मौलिक अधिकारों से हटाते हुए इसको कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया। आपको पता है आर्टिकल 31 को जो संपत्ति की स्वतंत्रता, जो संपत्ति के अधिकार की क्या करता था? बात करता था। तो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। उस राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को जब हटाया, आपके 31 में जो वर्णित था, उस समय
उसी संशोधन के माध्यम से हमें इस आर्टिकल 19 में संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उस संपत्ति की स्वतंत्रता को भी हटा दिया। इसलिए वर्तमान में हमारे पास कितने प्रकार की स्वतंत्रता है इस 19(1) में? 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रताएं। तो किस स्वतंत्रता को हटाया गया, यह भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978। और स्वतंत्रता है आपके कौन सी? संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। और इसकी प्रकृति को बदलते हुए ये फंडामेंटल राइट्स इस संविधान के भाग 3 में शामिल था। और इसी प्रॉपर्टी को इस देश में भूमि सुधार के लिए, इस देश में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, इस देश में सार्वजनिक निर्माण के लिए, इस देश की सरकार के द्वारा इस देश में सार्वजनिक कार्यों के लिए, इस देश में जो देश अंग्रेजों के बहुत सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहा है, बहुत वर्षों तक, और जो देश आजाद हुआ और जिस देश में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद में यहाँ पर शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालयों का निर्माण करना था, यहाँ शिक्षा को लेकर आपके कुछ इंस्टीट्यूट बनाने थे। इस देश में लोकतांत्रिक सक्रियता लाने के लिए, इस देश में राजनीतिक सक्रियता लाने के लिए कुछ मुख्यालयों का, कुछ राजनीतिक मुख्यालयों का, कुछ भवनों का निर्माण ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर करना था। इस देश में सड़कों का निर्माण करना था। इस देश में कुछ सिंचाई परियोजनाओं के विकास हेतु इस देश में आपके बहुत सारी जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं जिस समय चली, उस समय बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्घाटन हेतु इस देश में कुछ पुलों का निर्माण यहाँ करना था, बहुउद्देशीय योजनाओं का विकास यहाँ करना था। इस देश में बहुत सारे IIT वगैरह, IIT, इन सब का निर्माण करना था। लेकिन इनके निर्माण के लिए जो बाधा बन रही थी, वो बाधा बन रही थी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और इस सार्वजनिक विकास के लिए इस देश में एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 44वां अमेंडमेंट एक्ट। और इस 44वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत सन 1978 में इस संपत्ति की स्वतंत्रता को संविधान के आर्टिकल 19 से और संविधान के आर्टिकल 31 से यहाँ से इनको ट्रांसफर किया गया, यहाँ से इनको स्थानांतरित करते हुए, यहाँ से इनकी प्रकृति को बदलते हुए इनको संविधान के किस भाग में शामिल कर दिया? भाग 12 में। और भाग 12 का नाम है वित्त, संपत्ति और समुदाय। और आर्टिकल 300 का जोड़ते हुए इनको वहां शामिल कर दिया गया। तो अब वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो इस 19(1) में 6 प्रोविजन है, उन 6 प्रोविजन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो ये तो 19(1) की हमने बात की है। 19(1) जो एक नागरिक को स्वतंत्रता दे रहा है, बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रहा है, उन एक स्वतंत्रता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि 19 में टोटल 6 क्लोज है, तो क्लोज 2, ये प्रोविजन 3, ये 4, 5, 6, ये क्या है? तो जब हमने इस भाग 3 को प्रारंभ किया था, इस भाग 3 के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ की थी, और इस चर्चा के माध्यम से हमने सबसे पहले इस मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को पढ़ा। और मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को जिस समय हमने पढ़ा, तो हमने वहां चर्चा की थी हमारे देश में जो मौलिक अधिकार जो नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उन मौलिक अधिकारों की विशेषता है, उन मौलिक अधिकारों की प्रकृति है कि ये मौलिक अधिकार सीमित है, ये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। सीमित कैसे हैं? इन मौलिक अधिकारों पर कुछ बाउंडेशन है, कुछ बाध्यताएं हैं, इन मौलिक अधिकारों पर कुछ युक्त निर्बंधन है। इन मौलिक अधिकारों का आप जब भी प्रयोग करेंगे, और उसी मौलिक अधिकारों में कौन से आर्टिकल हैं? 19। इस 19 में जो वर्णित इन स्वतंत्रताओं का आप प्रयोग करेंगे, आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अच्छी बात है, आपको भाषण देने की स्वतंत्रता ये अच्छी बात है, लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। ये स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रताओं पे कुछ सीमाएं हैं। आपकी ये जो स्वतंत्रता है 19(1) में जो वर्णित है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, इन पे कुछ बाउंडेशन है। ये 6 प्रकार की कुछ स्वतंत्रताएं हैं, इन पे कुछ युक्त निर्बंधन है, और कुछ आधारों का, कुछ मानकों का निर्धारण किया गया। उन आधारों के अधीन रहते हुए, उन मानकों के अधीन रहते हुए, उन युक्त निर्बंधन के अधीन रहते हुए, उन बाउंडेशन में रहते हुए आप इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस देश की एकता, इस देश की यूनिटी, इस देश की अखंडता, इस देश में लोक व्यवस्था, इस देश में सदाचार और शिष्टाचार,
इस देश में राज्य की सुरक्षा और इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, इस देश की जो न्यायिक सुरक्षा है, इस देश के न्यायपालिका की पालना करते हुए आपको इनका क्या करना है, प्रयोग करना है, ना कि ये असीमित है, आप जैसे चाहे आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं आपको बोलने की स्वतंत्रता है आप इस देश के विरुद्ध बोले, इस भारत देश की एकता अखंडता का नुकसान हो। ऐसा नहीं कि आपको 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप एक ऐसे संघ का निर्माण कर रहे हैं जो इस देश के विरुद्ध है, जो इस देश की लोक व्यवस्था के विरुद्ध है, जो इस राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध है, जो इस देश की एकता अखंडता, उस देश की प्रभुता के विरुद्ध है, इस देश की लोक व्यवस्था के विरुद्ध है। इस प्रकार का संघ बनाने के लिए आप ऑथराइज नहीं हो, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार सीमित हैं, ना कि आपके मौलिक अधिकार असीमित हैं। इन दोनों बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए आपको दोनों तरह तुलनात्मक पढ़ना है कि मैं इस देश का नागरिक हूं और नागरिक होने के नाते मुझे भारतीय देश में, इस भारत देश में, इस भारत की संविधान सभा के द्वारा मुझे आर्टिकल 19 में कुछ क्या दी गई, स्वतंत्रताएं दी गई। लेकिन ये स्वतंत्रताएं जो मेरी हैं, ये स्वतंत्रताओं की प्रकृति क्या है? इनकी प्रकृति है कि ये क्या है, असीमित है। असीमित नहीं है बल्कि क्या है, सीमित है। इन पे कुछ बाउंडेशन है, इन पे कुछ युक्त निर्बंधन है। इन युक्त निर्बंधनों का उल्लेख, इन बाध्यताओं का उल्लेख, इन सब का उल्लेख कहां पे है? 19(2) से लगाकर 19(6) तक। और क्या बाध्यताएं हैं, क्या युक्त निर्बंधन है, इनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तब हमारा ये आर्टिकल 19 पूरा आपको समझ में आएगा। इस आर्टिकल 19 के संदर्भ में एक एक चीज आपको समझ में आएगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सीधा सा आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बन जाना चाहिए कि 19 में टोटल कितने क्लोज है? 6 क्लोज। 19(1) में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल संविधान में थी, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6। 7वीं स्वतंत्रता जो संपत्ति की थी उनको 44वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और बाकी वाले 19(2) से लगाकर 19(6) तक जो प्रोविजन है वो कुछ युक्त निर्बंधन लगाते हैं हमारी स्वतंत्रताओं पर। तो इनको लेकर अब आपको आगे बढ़ना है। अब एक एक चीज को समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए 19(1) और इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। तो सबसे पहले बेसिक हम इन्हीं के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 19(1) और इस आर्टिकल 19(1) में जो सबसे पहली स्वतंत्रता है, जो सबसे पहला प्रोविजन जो का है 19(1) का, इनमें कौन कौन सी आपको स्वतंत्रताएं हैं? तो इनमें अभी हमने चर्चा की, इनमें आपको विचार की स्वतंत्रता है, विचार की। और आपके विचार कैसे हो सकते हैं? मौखिक। या आपके विचार कैसे हो सकते हैं? आपके लिखित। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्त करके आप इस देश में अभिव्यक्ति की भी आपको क्या है? स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में बात करें तो जैसे उदाहरण आपके सामने है, तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता। तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता, पहनाने की स्वतंत्रता। ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये आपकी अभिव्यक्ति है, आप अभिव्यक्त कर रहे हैं बिना कुछ बोले कि मेरा इस देश के प्रति, इस तिरंगे के प्रति, इस देश का जो प्रतीक है, सर्वोच्च प्रतीक, उस प्रतीक के प्रति मेरा क्या है? सम्मान है। ये आपकी अभिव्यक्ति है। तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता, और इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है, क्या नोट वाली बात है। एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने और केस है आपके नवीन जिंदल। क्या नाम है? नवीन जिंदल केस। इस नवीन जिंदल केस के बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता भी किस प्रकार की स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। इस बात के संदर्भ में आपको याद रखना। और इन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती? जैसे आप इस देश के नागरिक होने के नाते, क्योंकि ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, आपको इस देश में मत देने का क्या है? अधिकार है।
जब हम पढ़ते हैं संविधान के आर्टिकल 326 के संदर्भ में, आप पढ़ेंगे संविधान के आर्टिकल 326 के संदर्भ में, तो प्रत्येक एक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है वो व्यक्ति क्या है, वयस्क मतदाता है, उसको वोट देने का क्या है, अधिकार है। लेकिन आप किसी को भी मत नहीं दे रहे हैं, आपको कोई पार्टी आपकी पसंदीदा नहीं है, तो आप इस देश में एक ईवीएम जब आप देखेंगे चुनाव के दौरान, तो एक ऑप्शन और है, वो है नोटा का, नन ऑफ द एबव। तो नोटा में आप अपने मत को दे रहे हैं जो किसी भी पार्टी को नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपकी अभिव्यक्ति है। ये भी नोटा को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना कि आर्टिकल 19(1) और 19(a) का सबसे पहली स्वतंत्रता, सबसे पहले प्रोविजन के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, और इसमें हमने सबसे पहले नोट वाली बात क्या याद रखी, जो केस है आपके नवीन जिंदल, और तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता कहां शामिल है, 19(1) का में। दूसरा है आपके नन ऑफ द एबव, नोटा, नोटा भी इसमें क्या है, शामिल है, नोटा, नन ऑफ द एबव। जैसे आपको सरकार का प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, तो ये भी एक किस प्रकार की स्वतंत्रता में है, 19(1) का में। दूसरा बिंदु क्या है, उस 19(1) की परिधि में और कौन आता है, सरकार का विरोध, सरकार का विरोध या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने की। अभी आप फीलिंग लीजिए इन स्वतंत्रताओं की, आगे हम इन पे कुछ बाउंडेशन, कुछ निर्बंधन लगाएंगे। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ संसद से कोई कानून पारित हुआ, कोई विधेयक पारित हुआ, उस विधेयक, उस कानून के खिलाफ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। जैसे कृषि कानून है और बहुत सारे कानून जो भारत की संसद से पारित होते हुए, और इस लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में और सरकार के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इस देश की संसद के द्वारा जो विधि का निर्माण किया जाता है, उस कानून, उस विधि के खिलाफ जो आपके अहित में हो, आपके मौलिक अधिकारों के अहित में हो, उसका आप क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, नोट वाली बात क्या याद रखनी है, आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार, तो देखिए तीन बातें अभी हमने, तीन चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा विचार, और विचार मौखिक और लिखित हो सकते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के द्वारा हमने पढ़ा कि तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता कहां पे शामिल है, 19(1) का में। आपको नोटा, किसी भी दल को वोट नहीं देना, नन ऑफ द अबव, ये भी आपकी स्वतंत्रता 19(1) का में है। आपको सरकार का विरोध कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। आपको किसकी स्वतंत्रता, इसी 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की। सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार की गतिविधियों को, सरकार की गतिविधियों को जानने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, यह भी आपके 19 में क्या है, शामिल है। आप फोन टैपिंग, आपकी जो है फोन टैपिंग के विरुद्ध आपको स्वतंत्रता है। इस देश में जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को अपनी जो आपके बैठ के वगैरह उन कार्यक्रमों का आयोजन करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। तो इस 19(1) में जो सबसे पहले आपको स्वतंत्रताएं, कुछ स्वतंत्रताएं आपको दी गई, उन सब के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। आपको 19(1) में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, चाहे वह तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता हो, चाहे वह विचार या बोलने की स्वतंत्रता हो, या भाषण देने की स्वतंत्रता हो,
या आपको सरकार के विरोध में प्रदर्शन या सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता हो, नन ऑफ द एबोव नोटा जो है ये भी आपके 19(1) में है। इस देश में आपको प्रेस की स्वतंत्रता है और इस देश में सरकारी गतिविधियों को जानने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। और ये सारी स्वतंत्रताएं किस में शामिल है, 19 में। आप सबको पता है आपको सूचना प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। आप RTI लगा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। संविधान में आपके 2005 जो ये अधिनियम पारित हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सूचना का अधिकार अधिनियम भी किस आर्टिकल में शामिल है, 19(1) में क्या है, शामिल है। तो ये सारी चीजें, गतिविधियां या सूचना पाने का सरकार क्या कर रही है, सरकार कब कर रही है या सरकार क्यों कर रही है, इन सब गतिविधियों को जानने का हमें क्या है, अधिकार है। तो ये देख लीजिए सारी व्यापक स्वतंत्रताएं आपको दी जा रही है इस 19(1) में। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी, मैंने क्या कहा, तुलनात्मक पढ़ना है पूरे 19 को। 19 का क्लोज नंबर 1 और इस क्लोज नंबर 1 में सबसे पहली स्वतंत्रता है, और इस पहली स्वतंत्रता में इस 19(1) में एक लिस्ट आपके सामने है जो बहुत सारी स्वतंत्रताएं आपको दे रही है। तो इन स्वतंत्रताओं पे क्या है, निर्बंधन है। इन स्वतंत्रताओं पे क्या है, निर्बंधन है। तो ये निर्बंधन क्या क्या है, तो इसी के साथ आपको ध्यान रखना। और ये 19(1) में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन सभी स्वतंत्रताओं पे निर्बंधन करने का उल्लेख, इन सभी स्वतंत्रताओं पे जो निर्बंधन लगाता है वो कौन सा आर्टिकल लगाता है, 19(2). मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आर्टिकल 19 में टोटल क्लोज कितने हैं, 6। 19 के क्लोज नंबर 1 में, 19 के प्रोविजन नंबर 1 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वर्तमान में 6। उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा है 19(1) में क, और इस क में ये सारी स्वतंत्रताएं आपके सामने है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, भाषण की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, नोटा की स्वतंत्रता हो, तिरंगा पहनाने की स्वतंत्रता हो, इस सरकार की गतिविधियों को जानने की स्वतंत्रता हो, सरकार का विरोध या सरकार का प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता हो, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं 19 में है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, इस लाइन को दिमाग में रखते हुए आपको पढ़ना है कि ये हमारे मौलिक अधिकार क्या है, सीमित है। सीमित है इसका मतलब इस पे कुछ क्या है, निर्बंधन है, कुछ युक्त निर्बंधन है। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना, इस 19(1) जो का है, इस 19(1) का पे निर्बंधन लगाने वाला आर्टिकल कौन सा है, कौन सा क्लोज है, कौन सा प्रोविजन है, 19(2). और ये क्या निर्बंधन लगाता है, उनके संदर्भ में आपको क्या करनी है, उनके संदर्भ में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 19(1) में ये सारी स्वतंत्रताएं जो है, इन पे निर्बंधन लगाने का काम कौन करता है, 19(1) पर निर्बंधन, 19(1) पर निर्बंधन का उल्लेख, निर्बंधन का उल्लेख। और इस 19(1) पर जो निर्बंधन है, इस निर्बंधन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, 19(2) में। और क्या मानक होंगे, क्या आधार होंगे, जिन जिन आधारों पर क्या लगाए जाएंगे, निर्बंधन लगाए जाएंगे। और इसी 19 की बात करें संविधान के आर्टिकल 19 के संदर्भ में, तो इस देश में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। संविधान का 16वां अमेंडमेंट एक्ट, अभी आपके लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ 2nd ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया सीधा। और 16वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस देश के भाग 3 जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, और इस भाग 3 के आर्टिकल 19 में 2 शब्द जोड़े गए, एक शब्द एकता और एक शब्द कौन सा है, अखंडता। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि निर्बंधन किस आधार पर लगाए जाएंगे। तो एक चीज आपके क्लियर हो गई, इस देश की एकता का, इस देश की यूनिटी प्रभावित ना हो, इस देश की अखंडता प्रभावित ना हो, इस आधार पे आपकी स्वतंत्रताओं पे, आपके विचारों पे, आपके भाषणों पे, आपके बोलने पे, आपकी अभिव्यक्ति पे क्या लगाए जाएंगे, निर्बंधन लगाए जाएंगे। लेकिन इन एकता, इन अखंडता जैसे शब्दों को इस देश के संविधान में कब शामिल किया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, संविधान में, संविधान का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखना, संविधान का, नोट वाली बात आपको याद रखनी है, 16वां अमेंडमेंट एक्ट, 16वां संविधान संशोधन 1964 में, 1964 में संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद
19 में एकता व अखंडता, एकता व अखंडता आदि शब्दों को, एकता व अखंडता आदि शब्दों को शामिल, एकता व अखंडता आदि शब्दों को शामिल। देश आजाद हुआ, इन नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी गई 19 में, उस स्वतंत्रताओं का प्रयोग जो है वो आपके गलत होने लगा। और जब इन स्वतंत्रताओं के एवज में लोगों ने इस देश की एकता को प्रभावित किया, भारत के नागरिकों ने जब इस देश की अखंडता को प्रभावित किया, तो इस देश में एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वह है 16वां अमेंडमेंट एक्ट 1964। और इस 16वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस देश की एकता को बचाने के लिए, इस देश की प्रभुता और देश की अखंडता को बचाने के लिए, इस देश में आर्टिकल जो 19 में हमें जो कुछ स्वतंत्रताएं 19 का में जो हमें दी गई, इस 19 का पे क्या लगाता है? युक्ति युक्त निर्बंधन लगाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, युक्ति युक्त निर्बंधन। तो ये दो आधार तो हैं ही जो अभी हमने इसके संदर्भ में चर्चा की। आपको देश की यूनिटी आपके भाषण से, आपके विचारों से, आपकी अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस देश की अखंडता आपके भाषण, आपके विचार, आपके बोलने, आपके प्रेस, आपकी अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपको इस देश की प्रभुता का क्या रखना है? ख्याल रखना है। इस देश की एकता अखंडता के अधीन रहते हुए, इस देश की प्रभुता के अधीन रहते हुए। तो सबसे पहला शब्द क्या है? यूनिटी, एकता। दूसरा शब्द क्या है? अखंडता। और तीसरा शब्द क्या है? प्रभुता। इस देश में ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के भाषण, इस प्रकार की अभिव्यक्ति दे जिससे हिंसा हो इस देश में। इस देश के खिलाफ आप किसी एक समुदाय को, एक दल को आप भड़काए जिसके कारण इस देश की सुरक्षा को क्या हो? नुकसान हो। तो चौथा निर्बंधन आप पे क्या है? चौथा बंधन क्या है? इसके अधीन रहते हुए आपको ये सारी स्वतंत्रता 19(1) का में प्राप्त है। तो चौथा शब्द है आपके राज्य की सुरक्षा। इस देश की सुरक्षा के अधीन रहते हुए, देश या राज्य की सुरक्षा, इस राष्ट्र की सुरक्षा के अधीन रहते हुए आपको ये सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पांचवा शब्द आपको याद रखना है, लोक व्यवस्था। ये भी आप पे निर्बंधन है। एक सारे शब्दों का उल्लेख कहां पे है? आपके 19(2) में, लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए। और कौन कौन से शब्द हैं और कौन कौन से निर्बंधन है आपको ध्यान रखना है? जैसे सदाचार, आपके शिष्टाचार, आपके न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं, उस आदेशों का पालन करते हुए उसकी अवमानना आपको नहीं करनी। तो क्या अगला बिंदु है? न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना। ये कुछ प्रोविजन है, ये कुछ आधार हैं, ये कुछ बाध्यताएं हैं, ये कुछ बाउंडेशन है, ये कुछ निर्बंधन है। जो सारे निर्बंधन, जो सारे बाउंडेशन, जो सारी आपके युक्त जो आप पे बाध्यताएं हैं, वो सारे निर्बंधन किस आर्टिकल में वर्णित हैं? संविधान के आर्टिकल 19 में वर्णित है। और ये सारे जो निर्बंधन, सारी जो बाउंडेशन, सारी जो बाध्यताएं हैं, वो सारी बाध्यताएं किन पे लग रही हैं? 19(1) का में। और 19(1) का की किन स्वतंत्रताओं पे? इन सारी स्वतंत्रताओं पे। चाहे ये सारी लिस्ट जो आपके सामने, इन सभी स्वतंत्रताओं पे आप पे क्या है? ये युक्त निर्बंधन है। और ये 16वां अमेंडमेंट एक्ट भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है, आप इस देश के खिलाफ बोले। ऐसा नहीं कि आपको विचार की स्वतंत्रता है, आप इस देश के खिलाफ विचारों को रखे। आप किसी समुदाय के खिलाफ आप ऐसे विचार प्रकट करें जिसके कारण इस देश में क्या हो? अशांति हो जाए। किसी समुदाय को लेके आप किसी को टारगेट करके आप यहां बोल रहे हैं, तो ये ऐसा इस देश की यूनिटी को, इस देश की प्रभुता को, इस देश की अखंडता को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश की लोक व्यवस्था को, इस देश की सदाचार को, इस देश में शिष्टाचार को और इस देश में न्यायालय के नियमों का पालन करते हुए ये सारी स्वतंत्रताएं आपके 19(1) का में जो वर्णित है, इन नियमों में रहते हुए,
इन सब मानकों का पालन करते हुए, इन सभी आधारों का पालन करते हुए ये सारी स्वतंत्रताएं आपको दी जा रही हैं। ये कुछ बाध्यताएं, ये कुछ निर्बंधन जो संविधान के आर्टिकल 19(2) में क्या कर है, इनका सबका क्या है प्रावधान। तो इसके संदर्भ में भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो 19(2) सीधी सी जो बात करता है आपके 19(2) जो किस पे निर्बंधन लगा रहा है, 19 पे 19(1) पे क्या लगा रहा है, निर्बंधन लगा रहा है। तो देखिए हम दो लिस्ट में हम पढ़ रहे हैं, एक तरफ हमने 19(1) का पढ़ा और एक तरफ हमने 19(2) पढ़ा। 19(1) का जो सबसे पहला है क, इस क पे निर्बंधन कौन लगा रहा है, 19(2). तो इस प्रकार आपको हम तुलनात्मक प्रारंभ से लास्ट तक पढ़ेंगे। 19(1) का क और 19(1) का संबंध किससे है, 19(2) से। 19(1) का आपको क्या दे रहा है, बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रहा है 19(1) का, लेकिन 19(2) जो है आप पे कुछ बाध्यताएं, आप पे कुछ निर्बंधन लगा रहा है, आप पे कुछ बाउंडेशन तय कर रहा है, आप पे युक्त निर्बंधन लगा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको 19(1) के संदर्भ में और 19(2) के संदर्भ में क्या रखनी है, याद रखनी। तो ये अब बढ़ते हैं आगे और अगले जो प्रोविजन है उनके संदर्भ में चर्चा। अब देखिए दूसरी जो स्वतंत्रता है, 19(1) में है ना सारी स्वतंत्रताएं, और जो दूसरी स्वतंत्रता है वो है आपके 19(1) ख में। क अभी हमने पढ़ा है और क में बहुत सारी स्वतंत्रताओं को हमने पढ़ा है, और क से संबंधित जो बाउंडेशन थे, इन बाउंडेशन को भी हमने पढ़ा है। ये सारे बाउंडेशन है 19(1) पे, और बाउंडेशन कहां पे है, ये आपके 19(2) में। अब हम पढ़ रहे हैं 19(1) में दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता, टोटल 6 स्वतंत्रताओं की हम बात करेंगे। इस 19(1) की बात करें तो आपको सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, सम्मेलन में भाग लेने की आप इस देश के नागरिक हैं और कोई भी सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में आपको भाग लेने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन यहां पे क्या शर्त है, आप किसी भी सम्मेलन में जब भी भाग लेंगे, उस सम्मेलन में आप किसी भी प्रकार के हथियारों का क्या नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। हथियार रहित आप किसी सम्मेलन में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, चाहे वो कैसा भी सम्मेलन हो, चाहे वो आपके सामाजिक उत्थान को लेकर, अपने समाज से संबंधित, या कोई भी सम्मेलन हो। इस सम्मेलन में आपको भाग लेने का अधिकार है एक नागरिक होने के नाते। ये आपको स्वतंत्रता दी जा रही है 19(2) ख में। लेकिन आप पे क्या प्रतिबंध है, आप पे क्या निर्बंधन है, आपको इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं करना है, हथियार आपको साथ में नहीं ले जाने हैं। हथियार रहित सम्मेलन में भाग लेने की प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आपके सम्मेलन में भाग लेने से या आपने इस प्रकार के हथियारों का आपने प्रयोग वहां पे किया है, आप हथियार लेके वहां जा रहे हैं और हथियार लेके जा रहे, इसका मतलब इस देश की अखंडता को नुकसान है, इस देश की एकता को नुकसान है, इस देश की प्रभुता को नुकसान है, और इस देश में जो लोक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत आवश्यक है, उस लोक व्यवस्था को हानि हो रही है। तो आपके सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता को भी, इस पे भी आपके युक्त क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आप जब भी सम्मेलन में भाग लेंगे तो ये हथियार रहित आपको सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता है। और यही 19(1) ख पे निर्बंधन कौन लगा रहा है, इसी 19(1) ख पे निर्बंधन लगाता है आपके संविधान का आर्टिकल 19(3). 19(3) इस 19(1) ख पे क्या लगाता है, निर्बंधन। और वही निर्बंधन क्या निर्बंधन लगाता है 19(3), इस देश की प्रभुता को ध्यान में रखते हुए, इस देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, इस देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए, और इस देश में लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, आप लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप को सम्मेलन में भाग लेने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये 19(3) जो
कुछ युक्तियुक्त निर्बंध आपके दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है सम्मेलन में भाग लेने की, उन पे लगाने का क्या करता है, काम करता है। तो सीधा सा आपको तुलनात्मक जिस प्रकार आपने ध्यान रखा है, इस 19(1) का संबंध किससे है, 19(2) से है। ये स्वतंत्रताएं दे रहा है और ये आप पे निर्बंधन लगा रहा है। उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि 19(1) जो है ये हमें स्वतंत्रता दे रहा है, और क्या स्वतंत्रता दे रहा है कि आपको सम्मेलन में भाग लेने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन निर्बंधन क्या लगा रहा है, और निर्बंधन कहां पे है, 19(3) में। दोनों को एक साथ लेके चलना है। और 19(3) में क्या निर्बंधन लगा रहा है, प्रभुता का ध्यान रखना है आपको, इस देश की अखंडता का ध्यान रखना है, इस देश की एकता का ध्यान रखना है, और इस देश की लोक व्यवस्था को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। इस आपके सम्मेलन से, आपके सम्मेलन में भाग लेने से, तो आप इस देश में सम्मेलन में भाग तो ले सकते हैं, नागरिक होने के नाते ही आपको स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए, कुछ आधारों, कुछ निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, कुछ बंधनों के अधीन रहते हुए आप इस स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। निरंकुश नहीं बन सकते आप। आपकी स्वतंत्रताओं पे क्या है, अंकुश है। आपकी स्वतंत्रताओं पे कुछ बाउंडेशन है, आपकी स्वतंत्रताओं पे कुछ क्या है, निर्बंधन है। तो ये 19(1) जो है, जो सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है, ये भी हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। और इसके तुलनात्मक आपको क्या पढ़ना है, 3। 19(1) जो स्वतंत्रता दे रहा है, 19(3) जो इस पे क्या लगा रहा है, निर्बंधन लगा रहा है। दोनों को हम साथ लेते हुए तुलनात्मक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये तुलनात्मक आपको यहां ध्यान रखना है। तुलनात्मक क्या ध्यान रखना है, 19(1) में पूरी लिस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और इस ख जो हमें क्या दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है। और इस ख पे निर्बंधन कौन लगा रहा है, इस ख पे निर्बंधन लगा रहा है आपके 19(3). 19(3) आप पे क्या लगा रहा है, निर्बंधन लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है 19(1) वाली 19(1) में क्या है, 19(1) में क्या, कौन से प्रकार की आपको स्वतंत्रता है। तो आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्वतंत्रता है वो है आपके 19(1) ये क्या स्वतंत्रता हमें देता है, 19(1) जो हमें स्वतंत्रता देता है वो देता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इन पे भी युक्त निर्बंधन है। आप इस देश में, आपको संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। आप किसी भी राजनीतिक दल का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। आप किसी भी क्लब, आप किसी भी कंपनी, आप किसी भी व्यापारिक संगठन, और आप इस देश में अदर जो आपकी इकाइयां हैं, उन अन्य इकाइयों का भी क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। केवल गठन करने की स्वतंत्रता नहीं है, आप उनका संचालन भी कर सकते हैं। इस सभी प्रकार की स्वतंत्रता जो कहां पे मिलती है, आपको 19(1) में मिलती है। तो 19(1) में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिलती हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल का क्या कर सकते हैं, 19(1) के तहत आप राजनीतिक दल का गठन, राजनीतिक दल का गठन। 19(1) में आपको क्या स्वतंत्रता है, आप किसी कंपनी की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। 19(1) में आपको क्या स्वतंत्रता है, आप को सहकारी समितियां बना सकते हैं। सहकारी समितियां बनाने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। और इसी 19(1) की बात करें हैं तो आप क्लब आपके किसी भी प्रकार का संगठन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, या व्यापारिक संगठन की बात कर दे, व्यापारिक संगठन की बात करते, इस व्यापारिक संगठन के संदर्भ में बात करें, या कोई अदर इकाइयां, अन्य इकाइयां, इन सब के गठन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की आपको इस देश में, इस 19(1) वाली लिस्ट में, और 1 वाली लिस्ट में कौन सा प्रोविजन है, ग, और इस ग में आपको संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। कंपनी का आप इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, सामाजिक संगठन, शिक्षा को लेके, चाहे कोई भी आप व्यापार को लेके कोई संगठन बना सकते हैं। आप
और अन्य बहुत सारी इकाइयां हैं, उनका गठन भी आपको करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। केवल इनका गठन करने की, इनका स्टैब्लिशमेंट करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, बल्कि इन सब का संचालन करने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। इनका गठन और इनका संचालन करने की भी आपको क्या है, स्वतंत्रता। लेकिन आपका संघ, आपने एक ऐसे संघ का निर्माण किया है, आपने एक ऐसी, आपके एक यूनियन ऐसा बनाया है, एक ऐसा दल आपने बनाया है, जो दल, जो संघ इस देश की एकता को नुकसान पहुंचाए, इस देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाए। आपका दल जो असंवैधानिक हो, जो संविधान के अनुसार नहीं चलता हो, जिस प्रकार इस देश के बहुत सारे जो आपके संगठन हैं, चाहे नक्सली हो, चाहे खालिस्तानी हो, ये क्या है, ये किस प्रकार की निकायां हैं, ये असंवैधानिक निकायां हैं। और यदि आपका दल इस देश की प्रभुता, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता और इस देश की लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, तो आपने जो दल बनाया है, आपने जो भी कंपनी बनाई है, आपने जो भी संघ बनाया है, उस संघ की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। वह इन सब का पालन करते हुए, इन पे भी कुछ बाउंडेशन है, संघ बनाने में भी आप इस देश के खिलाफ कोई संघ नहीं बना सकते। इस देश की कानून व्यवस्था के अधीन रहते हुए, इस देश में लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए आपको संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये देख लीजिए, एक तरफ जो आपको क्या दी जा रही है, 19(1)(ग) में स्वतंत्रता दी जा रही है, इन सब का गठन करने की स्वतंत्रता दी जा रही है। स्वतंत्र ही नहीं बल्कि इनका संचालन करने की भी स्वतंत्रता दी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अब कौन सा आर्टिकल आएगा, आप खुद बताइए। 19(2) हमने युक्त निर्बंधन लगाया 19(1) पे, 19(3) के माध्यम से हमने युक्त निर्बंधन लगाया 19(1) पे। लेकिन यहां पे जो निर्बंधन लगाने वाला आर्टिकल है वो है आपके 19(4). तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, नोट वाली बात, क्या बात याद रखनी है आपको, नोट वाली बात। 19(4) उल्लेख करता है, और 19(4) क्या उल्लेख करता है, 19(4) इन पे निर्बंधन की बात करता है, युक्त बाउंडेशन की बात करता है। और निर्बंधन क्या है, वही बातें, वही राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, वही आपके बात करें अखंडता, या इस देश की प्रभुता, या आपके लोक व्यवस्था, इन सब का ध्यान रखते हुए, इन मानकों के अधीन रहते हुए, जो हमारे देश के लिए, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, जो 16वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस 19 में जोड़ा गया, और प्रस्तावना में भी आपको पता है अखंडता शब्द को 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। तो ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ आपसे किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये सीधा आपको स्टेटमेंट है, ये सीधा आप पे निर्बंधन लगाएंगे। और यहाँ भी आपको क्या है, आपके यहाँ पर भी आपने यदि संघ बनाने की स्वतंत्रता के तहत आपने इसका उल्लंघन किया है, आपने इस प्रकार का कृत्य किया है, आपने इस प्रकार का संघ बनाया है जो इस देश के खिलाफ हो, देश की एकता के खिलाफ हो, देश की अखंडता के खिलाफ हो, इस देश की सुरक्षा के खिलाफ हो, इस देश की लोक व्यवस्था के खिलाफ हो, तो संविधान का आर्टिकल 19(4) जो है आपके संघ बनाने की स्वतंत्रता पे युक्त निर्बंधन लगाने का क्या करता है, काम करता है। ये 19(4) जो 19(1)(ग) संघ बनाने की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए यहां पर भी हमने तुलनात्मक आपको समझने का प्रयास करना है। और इसमें क्या तुलनात्मक समझने का आपको प्रयास करना है, तुलनात्मक प्रोविजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुलनात्मक प्रोविजन है 19(1)(ग) जो संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए। और यहाँ तुलनात्मक, यहाँ आप पे कुछ बाउंडेशन कौन तय करता है, 19(4). तो सीधा आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में आपको एक तुलनात्मक, एक छोटे से विवरण आपको लिखना है। 19(1)(क) जिसका संबंध 19(2) से है, 19(1)(ख) जिसका संबंध 19(3) से है, 19(1)(ग) जिसका संबंध 19(4) से। पहले वालों में स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं
और दूसरे वाले जो प्रोविजन है, दूसरी तरफ मैं लिस्ट जो ले रहा हूं उस पे कुछ बाध्यताएं, कुछ निर्बंधन आप पे लगाए जा रहे हैं। तो ये संघ बनाने की स्वतंत्रता के संदर्भ में भी हमने चर्चा की है। अब बढ़ते हैं आगे, और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। और इस 19(1) वाली लिस्ट में क्या है, 19(1) और अगला कौन सी स्वतंत्रता है आपके ग में। ग जो है 19(1) ग, ये व्यक्ति को घूमने की क्या देता है, स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद के नाते इस देश के प्रत्येक एक नागरिक को इस देश के किसी भी स्थान पर, इस देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की क्या होगी, स्वतंत्रता, भ्रमण करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, जिससे उस पे किसी भी प्रकार, उसमें किस प्रकार की भावना राष्ट्रवाद की, ये संकीर्ण भावना यहाँ पे ना हो। इस प्रकार इस देश में प्रत्येक एक नागरिक को ये जो घ जो है 19(1) घ, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है, घूमने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यहां पर भी कुछ निर्बंधन है, और यहां पे निर्बंधन है कि आप जहां घूमने जा रहे हैं, आपको जो भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, आपके घूमने की स्वतंत्रता से, आपके भ्रमण करने की स्वतंत्रता से यदि सामान्य जनता के हितों का नुकसान हुआ, और आपके भ्रमण करने की स्वतंत्रता पे निर्बंधन कहां पे है, आपके घूमने की स्वतंत्रता पे निर्बंधन कहां पे है, आपको सीधा ध्यान रखना, जनजाति जो क्षेत्र है, हमने पढ़ा पीछे, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, संविधान का भाग कौन सा, 10, जनजाति शेड्यूल एरिया, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और इन जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा भाग है, आपके भाग 10, और कौन सा आर्टिकल है, आपके आर्टिकल 244। इन जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करें तो संविधान की जो अनुसूची 5 और संविधान की अनुसूची 6, ये भी इन जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में बात करती हैं। और इस 19(1) ग, ये जो नागरिकों को घूमने की स्वतंत्रता दे रहा है, ये नागरिकों को भ्रमण की स्वतंत्रता दे रहा है, यहां पर भी आप पे क्या है, युक्त निर्बंधन है। और यहां 19(1) ग में घूमने की स्वतंत्रता पे युक्त निर्बंधन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, 19(5) में। 19(5) इन पे क्या लगाता है, युक्त निर्बंधन। और युक्त निर्बंधन लगाते हुए कहता है कि जनजाति क्षेत्रों के अलावा जनजाति क्षेत्रों के लिए यहां राज्य विधि बनाकर कुछ विशेष उपबंध कर सकती हैं। जो शेड्यूल एरिया है, जो शेड्यूल स्टेट है, वहां पे आपके घूमने की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। इस 19(5) के अधीन रहते हुए आपको घूमने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो जनजाति क्षेत्रों का भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिससे इस जनजाति क्षेत्रों की जो संस्कृति है, इस जनजाति क्षेत्रों की जो भाषा है, इन जनजाति क्षेत्रों की जो वेशभूषा है, इन संस्कृति, इनकी भाषा की क्या हो, सुरक्षा हो, इनके संस्कृति को किसी भी प्रकार का, इनके कल्चर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इनको ध्यान में रखते हुए इन घूमने की स्वतंत्रता पे भी क्या है, युक्त निर्बंधन है। तो कारण क्या है, इनकी संस्कृति और भाषा, इन जनजाति क्षेत्रों को छोड़ के आपको पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में घूमने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो यहां पर भी आपको तुलनात्मक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना, तुलनात्मक, कि 19(1) घ जो हमें क्या दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं पे निर्बंधन कौन लगाता है, 19(5) और 19(5) में क्या निर्बंधन है, जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर आपको घूमने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब बढ़ते हैं आगे, 19 वाली लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। क्या आगे और कौन सी स्वतंत्रता है, 5वीं स्वतंत्रता कौन सी है 19 में, 19(1) और इसी 19(1) में 5वीं स्वतंत्रता जो है वो है आपके निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की। निवास, एक निवास जो स्थायी और एक निवास जो अस्थायी। एक कुछ दिनों के लिए आप रहे, तो चाहे स्थायी निवास हो या चाहे अस्थायी निवास हो, और एक आपने वहां पक्का मकान बना दिया, एकदम आपने स्थायी घर बना दिया, तो इन दोनों प्रकार से आपको निवास करने की स्वतंत्रता पूरे भारत में होगी। लेकिन
इसी 19(1) ये जो आपके इनका जो 5वीं प्रकार की जो स्वतंत्रता है, इन पे भी निर्बंधन लगा हुआ है। और निर्बंधन वही जो पीछे वाला क्लोज है आपके 19(5). 19(5) के तहत इन पे क्या लगा हुआ है? निर्बंधन लगा है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे 19(1) घूमने की स्वतंत्रता की बात करें या बात करें निवास करने की स्वतंत्रता की, तो इन दोनों ही स्वतंत्रताओं पे निर्बंधन लगाने से संबंधित एक ही आर्टिकल है, और वह आर्टिकल कौन सा है? आपके 19(5). और यहां पर भी एक ही बात है, वो है जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर, जनजाति क्षेत्रों के लिए राज्य कुछ ना कुछ विधि बनाकर उन पे युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकता है। इन शेड्यूल एरिया को छोड़कर आपको भारत के किसी भी भूभाग में, भारत के इंटरनल एरिया में, आंतरिक क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में आपको वहां पे निवास करने की स्वतंत्रता है, चाहे आपका निवास स्थायी है या आपका निवास अस्थायी है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है, इन स्वतंत्रता का प्रयोग आपको किसकी परिधि के अंतर्गत रह के करना है? 19(5). और 19(5) में वही बात, जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर, जनजाति क्षेत्रों को या सामान्य जनता के हितों, सामान्य जनता के हित। ऐसा नहीं आपने दूसरे राज्य में आप गए और वहां पे आपने अपनी ताकत का प्रयोग किया, और ताकत का प्रयोग करते हुए किसी के मकान या किसी की जमीन पे आपने अवैध कब्जा कर लिया, और अवैध कब्जा करके आपने वहां पे अपना स्थायी निवास बना दिया, तो वो क्या हुआ? सामान्य जनता का हित हुआ या अहित? वो सामान्य जनता का अहित हुआ। तो सामान्य जनता के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आप किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर, शेड्यूल एरिया को छोड़कर आपको निवास करने की भी क्या है? स्वतंत्रता है, जो ये 19 में 5वीं प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। तो देखिए 19(1) क में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1) ख में सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, 19(1) ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(1) घ में घूमने की स्वतंत्रता, और 19(1) ये जो अंग है, इस 5वें नंबर प्रोविजन में हमें निवास करने की भी क्या है? स्वतंत्रता है। अब 6ठी प्रकार की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन जो है, क्या प्रावधान है 6ठी प्रकार की स्वतंत्रता में, और वह स्वतंत्रता है आपके आगे अगली इस स्लाइड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब है आपके 19(1), आपके 19 अनुच्छेद 19(1) 19(1) जिसमें क्या प्रावधान था? संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की। लेकिन अभी हमने पढ़ा संविधान का 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको इस मौलिक अधिकारों की सूची से हटाते हुए इसको कौन सा अधिकार बना दिया? विधिक अधिकार। और विधिक अधिकार बनाते हुए इसको 300 क में शामिल कर दिया, या संविधान का भाग 12 जिसका नाम है वित्त, संपत्ति और समुदाय, इस भाग 12 में इनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये चा में कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। अब बचा है आपके 19(1) जो 6ठी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और ये जो 6ठी स्वतंत्रता 19, मैंने पहले भी कहा, बहुत विस्तृत आर्टिकल है, और इस प्रकार की इस 19(1) में जो लास्ट स्वतंत्रता है भारतीय नागरिकों को, वह स्वतंत्रता है आपकी व्यापार व वर्ती की स्वतंत्रता, व्यापार व वर्ती की, व्यापार व वर्ती की। ये 19(1) में जो अंतिम जो स्वतंत्रता है वो, और इस व्यापार और वर्ती की स्वतंत्रता जो है, यहां पर भी क्या है? युक्त युक्त निर्बंधन है, और जो आपको तुलनात्मक पढ़ना है। और युक्त युक्त निर्बंधन क्या है इस व्यापार व वर्ती की स्वतंत्रता में? युक्ति युक्त निर्बंधन, कुछ बाउंडेशन है, और ये युक्त युक्त निर्बंधन है आपके साधारण जनता के हितों का प्रयोग, साधारण जनता के, साधारण जनता के हितों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और राज्य जो विधि बनाती है व्यापारिक नियमों को लेकर, राज्य विधि के अधीन रहते हुए, राज्य विधि के अधीन रहते, अधीन रहते,
संविधान का भाग 13 जो व्यापार वाणिज्य और समागम के संदर्भ में उल्लेख करता है, इस भाग 13 में जो विधियां हैं, इस राज्य के द्वारा कोई विधि बनाई गई है, इस देश की संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई है, उन विधियों के अधीन रहते हुए आपको व्यापार और वृत्ति की स्वतंत्रता होगी। लेकिन यहां पर भी निर्बंधन है, और यहां पे निर्बंधन कौन लगाता है? इस व्यापार और वृत्ति की स्वतंत्रता पे, और वह निर्बंधन लगाता है आपके 19 है। तो दो लिस्ट हमने ली है, एक 19(1) में लिस्ट ली जो हमें स्वतंत्रताओं का उल्लेख क ख ग घ के माध्यम से हमने पढ़ा है, और एक लिस्ट हमने ली 19 की, 19(1), 19(2), 3, 4, 5 और 6। दोनों लिस्टों को हमने तुलनात्मक पढ़ा। एक जो हमें स्वतंत्रता ये दे रहा है 19(1) में जो लिस्ट वर्णित है, और एक जो हमें इन स्वतंत्रताओं पे क्या लगा रहा है, युक्त युक्त प्रतिबंध, युक्त युक्त निर्बंधन लगाने का क्या करता है, काम करता है। ये 19 पूरा जो है इसके संदर्भ में हमने चर्चा की। ये तो युक्त युक्त निर्बंधन है ही 19 पे, इनका पालन तो आपको करना ही है। ये जो हमने सारे जो प्रोविजन, ये निर्बंधन जो हमने पढ़े हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इस देश में जब भी इमरजेंसी लगेगी, इस देश में जब भी आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाएगा, और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का जब प्रयोग किया जाएगा, तो भी आपके 19 का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी, आपके आदेश जारी करके आपके इस आर्टिकल 19 का क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लास्ट में ये प्रोविजन भी याद रखना है, ये बात भी याद रखनी नोट वाली, कि 352 जिसमें किसका प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल। इस राष्ट्रीय आपातकाल का जब भी प्रयोग किया जाएगा, और इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जब इस देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो आपका जो ये आर्टिकल 19 है, आपका ये जो आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आपके ये जो आर्टिकल 19 जिसमें बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये जो 19 है, इसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इन सभी स्वतंत्रताओं का उस समय तक क्या कर दिया जाता है, निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है, जब तक आपातकाल लागू हो, जब तक आपातकाल प्रवर्तन में हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 352 के प्रयोग के समय आप के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप नहीं कह सकते हैं मुझे संविधान के आर्टिकल 19(1) में जो स्वतंत्रताएं हैं, सारी स्वतंत्रताओं का मैं हकदार हूं। आपके उस समय इन आर्टिकल 19 में वर्णित सारी स्वतंत्रताओं का क्या कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। और दूसरा प्रोविजन आपको ध्यान रखना है, और आप पे क्या निर्बंधन है। इस देश में आपको पता है शांति व्यवस्था के लिए, दंगों को रोकने के लिए, दंगों को भड़काने वाले लोगों को भड़काने वाले जो लोग, उन पे निर्बंधन लगाने के लिए आप सबको पता है हर एक स्तर पे, चाहे तहसील स्तर हो या चाहे जिला स्तर, आपको पता है धारा 144 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो धारा 144 जिस समय किस लिए धारा 144 लगी जाती है, लोक व्यवस्था के लिए धारा 144 लगी जाती है। किस लिए धारा 144 लगाई जाती है? जब भी किसी भी भूभाग में शांति भंग हो जाए, उस समय धारा 144 लगाई जाती है। लोक व्यवस्था, शांति भंग, या जब भी क्या हो, दंगे हो, उस समय धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। और आप सबको पता है जब भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो स्वास्थ्य को लेकर भी धारा 144 का प्रयोग आप देख सकते हैं कोरोना के समय। तो यहां भी आप पे क्या है, निर्बंधन है। तो देखिए, एक नागरिक होने के नाते आपको इतनी सारी स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी जा रही हैं, लेकिन ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रयोग आपको कुछ बाउंडेशन में रहते हुए, कुछ बंधनों में रहते हुए आपको इनका प्रयोग करना है। और ये सारे जो आपके 19 के संबंध में जितने भी डाउट थे, इन सब के संदर्भ में हमने चर्चा की। इन पे क्या क्या निर्बंधन है, क्या संशोधन हुए, किसको लेकर क्या डिस्प्यूट है, इन सब के संदर्भ में एक एक चीज को समझने का प्रयास हमने किया है। और वर्तमान के पैटर्न से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हमने इस आर्टिकल 19 का 360 एनालिसिस हमने
किया है और एक चीज को समझने का प्रयास आपके किया है। तो वैसे हम आराम से एक एक चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कोई डाउट आपके नहीं रहे, और एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है, एकदम अच्छे से डेडिकेट होकर एक एक चीज को नोट करते हुए पढ़ना है। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका विश्वास बना रहा तो एक नए आर्टिकल को लेके आपके सामने एक नई क्लास को लेके उपस्थित होऊंगा और एक एक चीज को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं।